दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और न्यूज नशा पर जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत अहम मुद्दा है। इसमें हमें कुछ भी सत्ता पक्ष के घोटालों की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ भी ऐसा आपको बताने की जरूरत नहीं है जो कि सरकार छुपाना चाह रही हो, क्योंकि यहाँ पर खुद अब सरकार से जुड़े हुए लोग ही सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सरकार का ही हिस्सा रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जिन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया हाल ही में और उसमें उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि चुनाव जो है बिना पैसे के नहीं लड़ा जा सकता है। यानी कि डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्टली उन्होंने ये तो जरूर कह दिया कि जीतने वाली पार्टियां पैसों का अच्छा इस्तेमाल करती हैं। इस तरह की और कई कयास और चर्चाएं आप कर सकते हैं उनके उस इंटरव्यू के बाद, जिसमें उन्होंने वॉशिंग मशीन वाली बात का भी एक तरह से पूरा एक्सेप्ट किया उस बात को कि सबको स्वीकार करते हैं चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इससे भी बड़ी बात, निर्मला सीतारमन के पति मिस्टर प्रभाकर, दरअसल वो पिछले कुछ वक्त से, ये तो हमेशा से चर्चा में रहे कि कैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम उन नीतियों के खिलाफ खड़े हैं जो कि देश में आर्थिक सुधार कर सकती हैं, ऐसा कहती हैं लेकिन नहीं करती हैं। तो उसके खिलाफ उन्होंने कई बार काफी कुछ बोला अलग अलग जगह पर, लेकिन अब वो खुलकर स्क्रीन पर बोलने लगे हैं, यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यू देने लगे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अगर आ जाते हैं तो इस देश की आर्थिक स्थिति का बंटाधार हो जाएगा। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं कि ये पति पत्नी जो है दोनों ही इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों के बिल्कुल लगभग सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों की खबर अगर हम आपसे चर्चा कर लें तो उसमें भी एक तस्वीर सामने निकल कर आती है, निर्मला सीतारमन जिनकी सरकार के अंदर कतई नहीं चली है, बल्कि उन्हें चलना पड़ा है सरकार के मुताबिक। उसमें ऐसा नहीं हो जाता है कि अगर जो किसी की कहीं स्थिति के हिसाब से चल रहा है तो उसमें अपनी समझ नहीं है, उसमें इतनी समझ तो है कि वो जो चल रहा है वो गलत चल रहा है। इसी तरह का एहसास कुछ अंतरात्मा जाग गई है निर्मला सीतारमन की भी, ऐसा लगता है। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ रहे हैं और उन्हीं के साथ हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये पूरी स्थिति जो है वो बदल रही है। कैसे ऐसा हो रहा है कि चुनाव से ठीक पहले निर्मला सीतारमन का इंटरव्यू आता है तो चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, जैसा मैंने जिक्र किया। और उनके पति जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद ही नहीं है, अब नहीं पसंद होने की राजीव जी क्या वजह है कि उनको वो पसंद नहीं है या फिर पसंद नहीं है इसीलिए उनके खुलासे जैसी बातें कर रहे हैं वो? इसे कैसे देखा जाए? ये पर्सनल कमेंट्स के तौर पर वो प्रोफेशनली अटैक कर रहे हैं या फिर कुछ और बात है? अनम्यूट कीजिएगा राजीव जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी अभी मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आपकी आवाज काफी धीमी आ रही थी। जो मुझे समझ में आया, प्रश्न वो ये आया कि आपने पूछा कि इस तरीके के वक्तव्य जो है वो निर्मला सीतारमन जी के पति क्यों दे रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। एम आई राइट? जी जी, ओके। देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा सभी के सभी लोग बहुत सरप्राइज हैं कि ये कैसे इस तरीके के वक्तव्य जो है वो अभी चल के आ रहे हैं। मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और टाइमिंग जो है, जो वक्तव्यों की जो टाइमिंग है, ये अपने आप में काफी ज्यादा जो है ये चर्चा का आज की डेट में पत्रकारों के बीच में विषय बनी हुई है। क्योंकि मोदी सरकार एकाएक तो खराब नहीं हो गई सीतारमन जी के हस्बैंड के लिए। ये तो पिछले 9.5 पौने 10 साल से ये सरकार चली आ रही है, सरकार चल रही थी। तो अभी क्यों इस बारे में चर्चा की जा रही है, ये सभी जानना चाह रहे, समझना चाह रहे हैं। और आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में बहुत सही बोला कि आदमी की अंतरात्मा कभी ना कभी जागती है। तो ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि जो उन्होंने अभी किताब लिखी है उसमें इतने दिनों से जो भी उनको लगा कि गलत हो रहा है, वो सारे विचार जो है वो फूट के बाहर आए हैं। ऐसा काफी हद तक पॉसिबल है। मैं एक केवियट, एक चीज कह देना चाहता हूं कि मुझे नहीं मालूम है कि निर्मला सीतारमन जी और उनके हस्बैंड के बीच में अभी कैसे संबंध है, पर्सनल रिलेशनशिप कैसे है। सो ये किसी भी पत्रकार को नहीं मालूम है। तो इसलिए हम लोग थोड़े से पर्सनल इसको बाजू में रखते हुए जो विषयों पे उन्होंने बात किया है
उन विषयों को एक एक अगर करके अगर उनकी राजीव जी समीक्षा हम उनके करेंगे। पर्सनल रिलेशन पर नहीं भी जाएं तो जी। भी मतलब दोनों की हाँ। एक्टिविटीज पिछले कुछ वक्त से, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है उसके बावजूद उनका ऐसा इंटरव्यू सामने आना, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत कुछ कह गई कम शब्दों में, और ये खुलकर बोल रहे हैं। यही तो डिफरेंस है, अगर पर्सनल रिश्तों में नहीं जाए तब भी। जी बिल्कुल सही। निर्मला सीतारमण जी का पहले एक ये स्टेटमेंट आना कि मेरे पास में उतने पैसे नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो बड़ा ही मतलब ऐसा लग रहा था कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग उनके ऊपर उनकी बड़ी किरकिरी कर रही हैं। मतलब आप अपने आप को ईमानदार बताओ, वहां तक तो ठीक है, पर आप ईमानदार हो पूरा जग बेईमान है, ऐसा किसी भी तरीके से इशारा करना जो है ये बड़ा ही एक मतलब आपके घमंड का जो है, या बोला जाए कि दूसरों को नीचा करके दिखाने का जो ये जो तरीका है, ये कोई इसको सराहता नहीं है, मतलब इसको अच्छा नहीं माना जाता। किंतु मैं विषय पे आना चाहूंगा। देखिए एक चीज हाँ, मैं समझिए आप। एक सवाल और ऐड करना चाह रही थी इसी के साथ, जी। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपसे पूछना, क्योंकि वो वित्त मंत्री हैं, सारे आर्थिक मामलों की जानकारी उनको है, उनके पति उसी को लेकर के पीएम को घेरते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पति जो घेरते हैं उसकी वजह से भी निर्मला सीतारमण की स्थिति कमजोर हुई है, और ऐसा भी कुछ क्या हो सकता है इसमें? नहीं, इस पे हम आएंगे बाद में। ये आपका क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा आई मीन लॉजिकल है, पर इसको थोड़ा सा हम बाद में रखते हैं। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 सालों में हुआ क्या। आप ये देखिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, आपका सीबीडीटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे कौन से मिनिस्ट्री के अंडर था? ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, इन्होंने यही सारे सरकारी महकमों के खिलाफ शिकायत की है और कहा है कि जानकर चुन चुनकर अपोजिशन लीडर्स को निशाने पे लिया जा रहा है, ईडी द्वारा, डीआरआई द्वारा, सीबीडीटी द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। यहां तक कि कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। वो बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंजूरी के या बिना उनकी जानकारी के, तो ऐसा है नहीं कि वो हो जाए। ठीक है, तो ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1 साल में, वो सारे के सारे मुख्यतः जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करने वाले डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट ही लगे। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है क्या कि इनकी सरकार जाएगी, एनडीए की यदि सरकार जाती है और इंडिया अलायंस की सरकार आती है, तो ये इंडिया अलायंस के नेता जिनको एक एक करके टारगेट किया गया है ईडी द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, क्या ये छोड़ देंगे? मेरे हिसाब से जो सबसे पहले इनके रेडार पे आएगी नेता, वो रहेगी निर्मला सीतारमण, क्योंकि उनके ही अंडर में ये सारे के सारे जो है कार्य किए गए। ये जितना प्रताड़ित और पीड़ित किया गया है विपक्षी दल के लीडर्स को, वो जिन डिपार्टमेंट्स ने, अन्वेषण विभागों ने किया है, वो सारे अन्वेषण विभाग जो है वो सब निर्मला सीतारमण के अंडर में है। तो निर्मला सीतारमण विल फेस द म्यूजिक व्हेनेवर गवर्नमेंट विल चेंज। बहुत सीरियस बात है। अगर सरकार बदलती है तो सबसे पहले तलवार जो है निर्मला सीतारमण पर लटकेगी, इसीलिए पहले से डिफेंस के मोड में वो अपनी सरकार को घेरने लगी एक तरह से। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि निर्मला सीतारमण अभी से अपने आप को डिटैच कर रही है। वो डिटैच कर रही है और वो अपने आप को दूर रख रही है, क्योंकि देखिए ये नेता लोग जो हैं, ये जमीनी हकीकतों को भांपने में बड़े माहिर है। तो भले इनकी पार्टी कुछ भी बोले 400 पार 400 पार, इनको नजर आ रहा है कि भाई ये तो 200 250 पार भी नहीं हो पा रहे, उसके भी लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यदि कल को सरकार आती है तो सबसे पहला तो सवाल यही उठेगा कि 2019 से 2024 के बीच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये इन सारे विभाग जो थे, ये सारे विभागों का कार्य कौन मिनिस्टर देखता है? बिना निर्मला सीतारमण की सहमति के क्या इस तरीके की कार्रवाई हो सकती थी जो अलग अलग नेताओं के ऊपर में होते हुए हमने देखी? क्या हम ये देख सकते थे कि जिस तरीके से सेबी ने
अदानी के मामले में एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नई नई तारीखें मांगी है और अभी तक पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। और एक मैसेज हर जगह फैला दिया गया कि अडानी को क्लीन चिट मिल गया, अडानी को क्लीन चिट मिल गया। तो ये सारी चीजें जो है, सेबी भी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, निर्मला सीतारमण के। तो जितने भी कार्य हुए पिछले एक साल में यदि आप देखें, तो वो तो सारे इन्हीं के विभागों के अंडर में हुए, जिसकी दुहाई जो है विपक्षी दल के लीडर दे रहे हैं। जी विनीता जी। तो निर्मला सीतारमण जो आज बोल रही है, तो वो तो पहले भी बोल सकती थी अगर उनका दिल इतना नहीं कबूल कर रहा था, और आज खुद को डिटैच करने वाले मोड में अगर आकर वो खड़ी हो रही हैं, तो वो तो नहीं, तो पहले सरकार की मियादी जो है 5 साल की, वो तो अभी खत्म हो रही है ना। तो सत्ता का सुख तो आपको भोगना ही है। 5 साल आपने सत्ता का सुख भोग लिया है। अब जो है आपको मालूम है कि आपकी विदाई होने वाली है। अब जब आपने सुख भोगा, तो सुख के साथ में जो कुछ कुकृत्य हुए थे, उन कुकृत्यों को की समीक्षा कह दीजिए, या उन कुकृत्यों का जब जनादेश जनता जो है जब हिसाब मांगेगी, उस वक्त में हिसाब देने के मूड में आप हो नहीं, इसलिए डिटैच कर रहे हो। देखिए, हमको मालूम नहीं है रीजन क्या है, पर ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक स्थिति दिख रही है कि सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर का हस्बैंड एक किताब लिख रहा है और तमाम मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है गर्त में जा रही है, और जो है देश का प्रधानमंत्री सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री है। यानी इस तरीके की बातें कौन करता है? मतलब आपकी बीवी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, और आप पूरी तरीके से सरकार को जो है सबसे निकम्मा सरकार साबित करने में लगे हुए हो। तो ये क्या आपको मतलब ये कुछ अजीब बात नहीं लग रही है? और ऊपर से निर्मला जी की पार्टी, जिसको 18 साढ़े 18 हजार करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट के मार्फत चंदा मिला है। क्या 18.5 हजार करोड़ की पार्टी का स्वामित्व वाली सरकार जो है या पार्टी जो है, क्या वो निर्मला सीतारमण के इलेक्शन को फंडिंग नहीं कर सकती है? वो तो इंडिया में कहीं से भी कर सकती है, तो क्यों नहीं कर रही? सबसे ज्यादा जिसको फंड मिल रहा है वो जाहिर सी बात है। एक खबर आज एक अखबार में छपी है, और उसमें ये बताया गया है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में बदल गई भारत की अर्थव्यवस्था। विदेशी मुद्रा भंडार से लेकर निर्यात हुआ सब निर्यात डबल हो गया। तो इतना ज्यादा अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम किस तरह से निर्मला सीतारमण के स्टेटमेंट्स को लोग सीरियसली ले पाएंगे, या उनके पति की बातों को लोग यकीन कर पाएंगे? देखिए, यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि लोग जो अखबार पढ़ते हैं उनको आर्थिक विषयों पे ज्यादा जानकारी नहीं है। कभी भी एब्सोल्यूट नंबर्स में टर्म मतलब चीजों को नहीं देखना चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार यदि सबसे ज्यादा हुआ है, तो डॉलर डिनोमिनेटेड डेट जो है, जो विदेशी करेंसी में जो डेट होता है, वो भी तो सबसे ज्यादा स्तर पे है। तो एक तरफ आप भंडार बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ कर्जा बढ़ा रहे हो, तो ये तो कैंसिल आउट कर रहा है ना एक दूसरे को। तो ये इस तरीके की जो छन छन के जो रहती है ना इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालना, आप पूरे के पूरे पिक्चर को प्रेजेंट करना चाहिए ना। आप देखिए, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, चूंकि अब आपने मेरे मन का यानी फाइनेंशियल इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड क्वेश्चन किया है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस सरकार ने बोला है कि भाई हमारे टाइम में विकास बहुत, ठीक है, 2019-20 में जो जीडीपी थी, ठीक है, 2020 के पहले क्वार्टर में आ गया कोरोना, पहले और उसमें लग गया देश का लॉकडाउन। उसके अंतर्गत में अप्रैल से लेके जून में इंडिया की जो फर्स्ट क्वार्टर में जो जीडीपी गिरी थी, -26%, यानी 1/4 जो जीडीपी जो है ईयर ऑन ईयर पिछले साल के मुकाबले कम आ गई। अब क्या हुआ कि उसी को बेस बना के थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, तो हम कहते गए लोअर बेस पे इकोनॉमी बढ़ रही, तो हम बोलते कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। भाई पहले 1/4 कम हो गई है, उसके बाद में उस पर 11% बढ़े, 10% बढ़े दूसरे क्वार्टर्स में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरे साल में उस पूरा जो साल था 2020-21 का, उसमें कुछ मेरे ख्याल से 4 या 5% से हमारा जीडीपी नीचे गया था, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस बात को समझिए कि आज देश के ऊपर में
1 लाख करोड़ का कर्जा है, ठीक है। और जब ये लोग आए थे तब 55 लाख करोड़ का कर्जा था। तो 145 लाख 146 लाख करोड़ जो इकोनॉमी में आए वो तो कर्जे के ही आए हैं, वो प्रोडक्टिविटी से कोई ग्रोथ नहीं हुई है, वो डेट फ्यूल्ड ग्रोथ है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेट फ्यूल्ड ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी वाला ग्रोथ। यानी आप काम करके जो जीडीपी में ग्रोथ कर रहे हो वो एक अलग चीज है, और आप कर्जा लेके जो है आप जो 1 रुपया प्रोड्यूस कर रहे हो वो एक अलग चीज है। पहले जो 2 रुपए कर्जा लेके 1 रुपए का माल तैयार होता था, आज 3.5 रुपए हो गए। 3.5 रुपए लेना पड़ रहा है 1 रुपए की चीज को प्रोड्यूस करने। तीसरी चीज, कोरोना के पहले जो इकोनॉमी के अंदर में, सॉरी, डीमोनेटाइजेशन के पहले जो रुपया था वो 24 लाख करोड़ की करेंसी हमारी इकोनॉमी में फ्लोट हो रही, वो बढ़ के आज 42 लाख करोड़ होगी। तो यदि आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो आपको इतना प्रिंट करके पैसा क्यों सिस्टम में डालना पड़ा, ठीक है। और जिस स्पीड से आपने सिस्टम में करेंसी छाप के डाली है उस स्पीड से तो ग्रोथ भी नहीं हुई है, तो इतना पैसा आपको क्यों डालना पड़ रहा है। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जीडीपी ग्रोथ जो लोग बात करते हैं, यदि मान लीजिए देश के अंदर में 4 या 5 कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, ठीक है, और बाकी पूरा देश ग्रो नहीं हो रहा है, और ये 4-5 बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, तो भी जीडीपी ग्रोथ होगी। आज आप ये समझिए विनीता जी कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो है 9.5 लाख करोड़ के आसपास में, 1 साल का रेवेन्यू। महाराष्ट्र जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उसका बजट भी 5.5 लाख करोड़ है, ठीक है। तो आप समझिए उसके डबल जो है, डबल के आसपास में रिलायंस एक कंपनी का ये है रेवेन्यू है। तो आप 4-5 बड़े बड़े प्लेयर्स बनाइए, अदानी अंबानी टाटा टाइप, और उनको ही सिर्फ ग्रो कराइए और बाकी देश गरीब कंगाल रहे, तो वैसे ग्रोथ से कोई अर्थ नहीं है ना, उसका कोई मतलब नहीं। एक और खबर है, कुछ मिनट पहले ही आई है ये खबर, न्यूज 18 पर पब्लिश हुई है, कोई भी देख सकता है ये निकाल के खबर। इसमें आ रहा है, चुनाव से पहले ये खबर छप रही है, अर्थव्यवस्था के लिए दो गुड न्यूज, देश में महंगाई और घटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा। देश में महंगाई क्या हुई? घटी और घटी। ये तो देखिए आपके और मेरे मुंह पे तमाचा मारने वाली बात है कि देश में महंगाई घटी, मतलब इस तरीके की बातें करके जो है, नहीं वो ठीक है, ये सब न्यूज जो है वो देश में महंगाई घटी और इस तरीके, भाई आप आम लोगों से 100 लोगों से सर्वेक्षण कर लीजिए ना कि देश में महंगाई घटी है क्या, घटी है देश, मतलब कह रहे हैं कि मार्च के महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति घटकर 4.85% रह गई। दूसरी तरफ देश की औद्योगिक उत्पादन गतिविधियां फरवरी में सालाना आधार पर 5.7% बढ़ी। देखिए ये जो भी बोल रहे हैं WPI इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन है ना, और जो बाकी IIP नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप इस चीज को समझिए कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया एक कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी, इस देश की जीडीपी में जहां 62-63% जो है वो कंजम्पशन था और प्रोडक्शन जो था वो सिर्फ 38% के आसपास में था, ठीक है। वो कंजम्पशन जो है घट के अभी 60 के नीचे चला गया। तो क्यों कंजम्पशन नीचे जा रहा है? यदि महंगाई कम हो रही है, यदि लोग अमीर हो रहे हैं, तो लोग कंज्यूम करना क्यों बंद कर रहे हैं? आप और मैं जो है वो उपभोग करना कम क्यों कर रहे हैं? ये देश उपभोग क्यों कम कर रहा है? भाई किसी भी राष्ट्र में यदि महंगाई कम हो रही है और उस देश के अंदर में प्रोग्रेस ज्यादा हो रहा है तो वहां तो कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, तो यहां तो कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, आपको ताज्जुब होगा जान के कि ये प्रोडक्शन की हेवी लिफ्टिंग, बैटिंग जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये तो पिछले 4 साल से सरकार इनको मोटिवेट कर रही है, इनके टैक्स को कम किया, इनको तमाम तरीके की सब्सिडीज, मेक इन इंडिया, दुनिया भर की रियायत देने के बाद भी प्राइवेट कंपनीज जो है जितना उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो उस अनुपात में नहीं कर रहे हैं, और सारा का सारा हेवी लिफ्टिंग जो है, बैटिंग जो है वो सरकार कर रही है। सरकार ने भी इनफैक्ट इस साल 10 लाख करोड़ का रखा था, जो बजट में प्रावधान जो रखा था 2023-24 में,
कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो भी नहीं किया। 9.5 लाख करोड़ ही किया, 50,000 करोड़ कम किया। तो ये क्या है? अब ये डाटा आप कैसे भी ले आओ, देखो डाटा को तो आप जितनी बार पीटोगे अलग अलग तरीके से, डाटा वो अपने हिसाब से बात करने लगेगा, ठीक है। आप डाटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बोल रहे कि भाई बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारा बढ़ गया है, तो भाई फॉरेन डिनोमिनेटेड डेट भी तो बढ़ा है, उसके बारे में तो बताइए कि फॉरेन डिनोमिनेटेड डेट कितना बढ़ा है। जब आप बोलते हो जीडीपी हमारी इतनी बढ़ी है, तो आप ये भी तो बताइए कि पर कैपिटा इनकम जो है उस अनुपात में नहीं बढ़ी है। इसका मतलब है कि जो जीडीपी बढ़ी है उसका फायदा कुछ चंद कंपनियां लेके गई हैं। तो ये बिना रिलेटिव कंपैरिजन के कुछ एक चीज को अलग से पृथक तौर से प्रस्तुत करना जो है, ये अपने आप में इस पूरे सब्जेक्ट के साथ में अन्याय करना है। और निर्मला सीतारमण के हस्बैंड ने जो खुद बोल रहे हैं कि भाई जो देख रहे हैं कि कैसे पॉलिसीज बन रही है, वो खुद बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर में गरीबी बढ़ी है, इस देश के अंदर में कुछ चंद कॉरपोरेट जो है उनका बोलबाला हुआ है, इस देश के अंदर में आर्थिक असमानता बढ़ी है, इस देश के अंदर में सामाजिक समरसता कम हुई है, इस देश के अंदर में राजनीति के नाम पे, धर्म के नाम पर जो है खाई तैयार की गई है, इस देश के माहौल को, सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। तो जो आदमी इतने पास से पॉलिसीज को देख रहा है, वो यदि क्रिटिसाइज कर रहा है और उस चीज को हम नजरअंदाज करते हुए कुछ ऐसी बातों पे चर्चा कर रहे हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट जो है, जो सरकारी आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में हास्यास्पद होगा। हमें ये देखना और समझना ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और उनके पति जो है, यकाएक ये लोग जो है मतलब उनके सुर बदल गए हैं और ये सरकार से अलग ही मतलब अपनी पटरी बैठा है। जी विनीता जी। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है जो सवाल आपसे हुए हैं और जो जवाब आपने दिए हैं, इन सब तथ्यों को देखा जाए तो कुल मिलाकर के निर्मला सीतारमण और उनके पति देर आए दुरुस्त आए, सच बोल रहे हैं लगातार। हालांकि उनके पति तो पहले से बोल रहे थे, लेकिन निर्मला सीतारमण की भी आंखें शायद खुल गई होंगी कि जो पॉलिसीज के ऊपर वो काम कर रही थी, कुल मिलाकर वो उस तरह से सत्य सामने लोगों तक नहीं ले जा पाई हैं। अब वो अंत में आकर कुछ भी बोले, लेकिन इन 5 सालों में जो कुछ भी हुआ उसकी जवाबदेही तो हर व्यक्ति की बनती है जो उस कुर्सी पर उस वक्त मौजूद रहा होता है। ये तो जिम्मेदारी आगे भी जाकर बनेगी, उनके इन तमाम स्टेटमेंट से वो भी बच नहीं पाएंगी। थैंक यू सो मच राजीव जी, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबके लिए समझने के लिए कि दरअसल निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री और उनके पति अचानक से इतना सच क्यों बोल रहे हैं और ये सच है क्या। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।